आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। हमने 11वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ टॉपिक कवर किए, एरर्स तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानेंगे। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, इसका यूज क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, फिजिक्स में क्या यूज है, सब कुछ जानेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि किसी वैल्यू या किसी माप को, जैसे कि आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी माप को लिया, उसकी जो वैल्यू है उसमें जो एक्यूरेसी है उसकी माप या उसको प्रदर्शित करने वाला जो नंबर है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर किसी वैल्यू की एक्यूरेसी को दिखाती है कि ये कितनी एक्यूरेट है। तो आप समझ गए होंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। जो हमने मेजरमेंट किए थे, मेजरमेंट करते टाइम आप क्या एक स्केल से, जो आपकी नॉर्मल स्केल होती है आप अपने स्कूल में यूज करते हैं, उस स्केल से आप 0.001 सेंटीमीटर तक 0.00 उसके बाद कुछ नंबर्स वहां तक मेजर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आप सिर्फ 0 पॉइंट और उसके बाद 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इतना मेजर कर सकते हैं, है ना। नहीं आप कहेंगे हम तो उसका छोटा छोटा उसके 10 भाग के हम उसके 100 भाग में भी कर लेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन नहीं माना जाता है, ये अप्रोक्सीमेशन गलत होता है। इसीलिए हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिट होती है कि वो कम से कम क्या माप सकता है। उस लिमिट को फिजिक्स में अल्पतमांक लीस्ट काउंट बोला जाता है। इसी लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब कोई वैल्यू मान लीजिए 10, मैंने 10 लिखा, 10 के बाद 0 ये लिखा 10, तो ये एक वैल्यू है। इसके बाद लिखा 10.0 ये एक वैल्यू है, और 10.00 ये तीनों वैल्यू 10 को प्रेजेंट करते हैं। ये 10 ही है, पर हम ऐसा कहते हैं कि ये जो ये वाली वैल्यू है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट, ये उससे कम, और ये बिल्कुल कम। तो एक्यूरेसी क्या है, यहाँ देखिए आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि एक्यूरेसी मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक तक हम देखे। हाँ यही, आपने 1 सेंटीमीटर आपको मेजर करने के लिए कहा गया, तो आप 1 सेंटीमीटर स्केल आपकी कुछ इस टाइप से होती है कि 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये आपकी हाफ, तो आप इस स्केल में जो 10 डिवीजन होते हैं वो mm के होते हैं, मिलीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो आप 1 सेंटीमीटर को और 10 भागों में तोड़ के, पहले ये नहीं आते थे, इतना बस आता था 0.51, तो आप 1 सेंटीमीटर को उसके आधे तक, आधा सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर सबसे कम मापी जाने वाली माप थी। लेकिन अब बहुत अच्छे से डिजाइन स्केल आती है और वो हम उसमें 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग तक माप सकते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार से कि 1.2 सेंटीमीटर, हम ऐसा नहीं कहेंगे 1.3 सेंटीमीटर हमने इसे मापा, ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो और समझ पा रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि ये जो हम वैल्यू लिखते हैं किसी स्केल से मापने के बाद या जो मेजर करने के बाद, हमने जो ये वैल्यू लिखी है 1.23, ये इससे पॉसिबल ही नहीं है मापना। कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सेंटीमीटर के बाद सेंटीमीटर को 10 भागों में और 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में तोड़ दो, वो 1 mm के बराबर होता है। सिर्फ वहां तक हम, सिर्फ वहां तक एक प्लेस, इस प्लेस तक, ये जो हमारा इकाई का प्लेस है डेसिमल के बाद एक प्लेस तक हम इसको माप सकते हैं। उसके बाद ये जो सेकंड प्लेस है ये 100 वाला, डिवाइड बाय 100, उस प्लेस तक हम नहीं माप सकते सेंटीमीटर में अपनी नॉर्मल स्केल के द्वारा। तो उसके लिए हम बहुत से और एपरेटस यूज करते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, आपने नाम सुना होगा। यदि आप 11th का आपका शुरुआत ही है और शुरुआत में ही आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने यहीं से शुरू किया है, तो आपने नहीं सुना होगा, शायद 10th में सुना है, तो बहुत अच्छी बात है। तो उनका जो यूज है वो कुछ अलग से वीडियो आपको दिए जाएंगे, उसमें प्रैक्टिकल के साथ उनकी रीडिंग, एक एक प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा, पूरा प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, दोनों के अलग अलग सेपरेट वीडियो होंगे। तो वो अलग से आपको वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज का मिल जाएगा, उसके क्वेश्चंस भी। पर अभी हम ये चैप्टर खत्म करने के बाद कुछ और आगे चैप्टर पढ़ लेंगे, और अभी तो उन्हें शुरू नहीं कर रहे।
वजह ये है कि अभी एपरेटस अवेलेबल नहीं है। तो 1.23 सेंटीमीटर ये इससे मापना मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम 1.2 सेंटीमीटर तो इससे माप सकते हैं। तो किसी एपरेटस किसी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो मापी जा सकती है उसे कहते हैं उसकी लीस्ट काउंट। तो इससे हम 1 mm तक, क्या 1 mm के बाद भी ये 1 mm है, इसके बीच की भी कोई वैल्यू मापी जा सकती है? हाँ, आप यहाँ से समझ पाएंगे शायद कि 1 mm ये है, इतना 1 mm होता है, इस mm के बीच का भी, हाँ आप कहेंगे बिल्कुल हमने ये स्केल रखी और ये कह दिए 1 mm के 10 अपने मन में भाग मारिए, तो ये आपका मानना हमारा मानना ये मानना नहीं बना रहा था। सॉरी, मानना हो गया। तो आते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये मानना, एप्रोक्स वैल्यू लेना, ये एक्यूरेसी की साइन नहीं है। हम एक्यूरेट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसी पे डिपेंड होते हैं और वही वैल्यू एक्यूरेट मानी जाती है। क्योंकि आपका मानना मेरे मानने से क्या होता, मैं कह दूं नहीं आप गलत है मैं सही हूं, तो ये विवाद वाली स्थिति आ जाती है। इसीलिए तो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया है कि ये मापना, स्केल बनाना, फिर मीटर पैमाना, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम पैमाना, ये क्यों बनाए गए? ताकि एक साथ जितने भी समूह हैं, लोग हैं, वो एक चीज को फॉलो करें और विवाद की स्थिति ना बने। तो मोस्टली तो विवाद खत्म करने के लिए ये बनाया गया था। राजा की कहानी भी आपको बताई है। तो 1.2 सेंटीमीटर तक माप सकते हैं हम एक स्केल से, या 1 mm तक। इससे कम हम अपनी नॉर्मल स्केल से नहीं माप सकते, उसके लिए और इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही कुछ वेइंग मशीन होती है जिनमें बहुत छोटी से छोटी मेजरमेंट की जा सकती है, लेकिन उनसे बहुत बड़ी मेजरमेंट, उनकी एक लिमिट होती है 5 किलो 10 किलो। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 1 क्विंटल तक मापा जा सकता है, पर आप उनमें मिलीग्राम मापने जाएंगे तो मतलब निगलेक्ट, आप कुछ माप ही नहीं पाएंगे। तो सबसे कम मापे जाने वाली लिमिट है, उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, क्या यूज है, आगे जानेंगे हम। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर को मैं आपको अभी से बता दूं, आप इसे एकदम नंबर ना ले, ये मानिए हाँ वो नंबर ही है, वो 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर हमारा आने वाला है। लेकिन उन नंबर्स को हम ऐसा देखें कि ये उसकी एक्यूरेसी, यदि कह दिया 2 तो ये ज्यादा अच्छी, 3 तो ये और भी अच्छी, ऐसा अच्छा बुरा ऐसा करके चलेंगे तो आप सिग्निफिकेंट फिगर को फील कर पाएंगे कि ये एक्चुअली बताता क्या है। क्योंकि हम निकालना जान जाते हैं सब कुछ, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर बताता क्या है यही नहीं जानते। जबकि बेसिक सी डेफिनेशन है उसकी कि किसी भी माप की यथार्थता को व्यक्त करता है सिग्निफिकेंट फिगर। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो उतनी ज्यादा यथार्थ होगी। जैसे 10 10.0 10.00 ये 10 ही है, इसमें इतना सा भी डिफेक्ट नहीं है। ये 10.1 है, ये तो 10 ही है, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये उससे कम, ये उससे कम। जिस इंस्ट्रूमेंट से मापा गया हुआ वो ज्यादा एक्यूरेट है, उससे ये कम एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी डिफाइन होती है सिग्निफिकेंट फिगर से। अब कैसे निकालते हैं उस पे आ जाते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, छोटे छोटे से रूल्स हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। एग्जांपल से शुरू करते हैं। 3.01 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? तो पीछे से हम काउंट करेंगे 1 2 3 3 है ना। और जितने पॉइंट नंबर थे उन्हें हमने कह दिया ये सिग्निफिकेंट फिगर 4.0005। कितने नंबर है? 1 1 2 3 4 5 5 4.2 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो कितना आसान है ना सिग्निफिकेंट फिगर बताना, जितने नंबर हमने काउंट कर लो। पर थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है। कैसा ट्विस्ट? कि यदि ऐसा कोई नंबर लिखा है 002, यहाँ कोई 20202, यहाँ कोई ना ही डेसिमल पॉइंट है ना कोई यूनिट दिया गया है। यदि ऐसा है तो अभी भी इसमें नंबर हम काउंट करेंगे 5 है तो 5 होंगे। लेकिन यदि ऐसा कुछ लिखा है इसके बाद एक और जीरो आ जाता है, तब भी इसमें 5 ही, या इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 5 ही होने वाला है। क्योंकि यदि पीछे या तो यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट होता
या तो यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट होता है, यहाँ 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 कहीं भी, या कोई पीछे यूनिट होता तब इसमें डेसिमल पॉइंट 5 ना होते 6 होते। लेकिन यदि उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर, जीरो के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है तो उस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि 0202, यहाँ भी ये आगे वाला, इसके आगे कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, इसलिए ये जीरो भी काउंट नहीं होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, इतना आप समझ सकते हैं। ये 202 ही लिखा है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यदि 202 और 0 0 0 0 0, तब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसका भी 3 होगा, है ना। आप समझ पा रहे हैं कि ये जो यदि कोई जीरो आता है उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है तो हम उन जीरो को अपने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। इतने बेसिक से रूल आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हें डेफिनेशन के तौर पे बताएं तो जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं। यदि कोई जीरो नंबर आता है और उसके आगे पीछे या वो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है तो उसे भी हम काउंट करेंगे, यदि नहीं है तो उसे काउंट नहीं करेंगे। अब एक केस आता है तब ये जीरो भी काउंट होता है, वो कैसे, वो कुछ इस प्रकार से, इस साइड देखिए आप, 0.0 ये नंबर है और इसके पीछे लगा है 0। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, प्लीज कमेंट में या अपने नोट में लिख के देखें। जब मैं इसका आंसर दूं तो चेक करें कि आप सही हैं। ये पुराने रूल पे ही है, कुछ नया नहीं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप बता देंगे 5 है, बिल्कुल एक सही है। यहाँ यदि इसी नंबर में मैं पीछे एक कोई भी यूनिट जैसे कि केजी या मीटर या मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, कुछ भी कोई भी यूनिट यदि मैं लगा देता हूं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जाएंगे और ये जीरो भी काउंट किया जाएगा। यही स्पेशल रूल है। अभी आपने रूल पढ़ा तो सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे, कोई जीरो नंबर भी सिग्निफिकेंट फिगर में तब काउंट किया जाएगा यदि उसके आगे पीछे या वो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है। थर्ड रूल आया कि वो सिग्निफिकेंट फिगर, वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा यदि वैल्यू के एंड में या उसके बाद कोई यूनिट दिया गया है। अब यूनिट नहीं दिया गया, यही वैल्यू है, तब क्या इस जीरो को काउंट किया जाएगा। हाँ, यदि यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दिया जाता है तब भी सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट किया जाएगा, है ना। तो अब भी यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 थ्योरी है। ये इसके जो लिखे हुए रूल है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। अब हम ये जानते 6.9 into 10 to the power 24 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में इसको हम देखते ही नहीं है, यूनिट लगा हो तब भी, यूनिट ना लगा हो तब भी। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। 6.9 into 10 to the power 24 यही वैल्यू। इसमें यदि मैं कोई यूनिट भी लगा देता हूं तो ये जो जीरो आने वाले थे हम जिन्हें काउंट नहीं कर रहे थे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं की जाएगी, यहाँ 2 ही होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे पता करते हैं किसी वैल्यू में, आपको पता चल गया होगा। एक और 0.0000301 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल पॉइंट का यहाँ कोई, ऐसा कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल पॉइंट का कोई रोल नहीं है। ऐसा कहने से आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बार-बार यहाँ इसने अपना रोल दिखाया, तो इसलिए कहा जाता है कि इसे काउंट नहीं किया जाता। काउंट ना करने से इसका कोई रोल नहीं है बस। अब यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आगे वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें बताया कि यदि कोई नॉन जीरो नंबर के पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है तो वो काउंट नहीं किए जाएंगे। इसकी जगह 1.0000301, अब ये सारे नंबर काउंट किए जाएंगे और ये 4, ये सिग्निफिकेंट फिगर बना। तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल खत्म। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसे क्यों यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या है, तो किसी भी वैल्यू की एक्यूरेसी को दिखाता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में इतना ही है। इसके कुछ अरिथमेटिकल रूल हैं जो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। इस वीडियो में
हमारे कुछ एरर इन मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन्हें कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स है हमारी कुछ, उन प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं। हाँ, प्रॉब्लम जो है एरर इन मेजरमेंट में, वो हम कैसे करते हैं वो आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको जो आपका वीडियो है उसी पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन है कि किसी एरिया वन का एरिया क्या होता है, कोई स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा, उसकी भुजा है जो उसकी जो एक साइड है उसका स्क्वायर, तो उसकी साइड में कुछ एरर है उसकी साइड में परसेंटेज एरर है, तो जो ओवरऑल एरिया होगा उसमें क्या एरर आएगी, तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। यही रेक्टेंगल होता तब क्या होता, ए बी, एक वन साइड एंड उसकी सेकंड साइड लेंथ एंड विड्थ, है ना। रेक्टेंगल होता तो उसकी ए बी, है ना, और वर्ग होता तो उसकी सारी भुजाएं बराबर होती। ए में कोई एरर हो जाता है, जो परसेंटेज एरर हमें दी गई है ए, इसकी एक लेंथ में जो इसका मेजरमेंट किया गया उसमें एरर हुई, एरर का जो जो भी आई मान लीजिए x% की एरर हुई, तो ए में जो एरर है कितना परसेंट एरर है उसे पहले हम फॉर्म बनाते हैं, हमने आपको बताया कि इसकी फॉर्म फॉर्म कैसे बनाते हैं। डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए इसमें जो एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर, और अपॉन ए तो ये हो गई उसकी सापेक्ष यानी रिलेटिव एरर, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये होगी परसेंटेज एरर। तो तीनों एरर का आपका रिवीजन हो गया कि एब्सोल्यूट एरर क्या है और परसेंटेज एरर क्या है और रिलेटिव एरर क्या है। ऐसे ही इसकी जो लेंथ है इसमें भी ये 2 आगे आ जाता है, हमें पता है लॉग लेके यदि x y की पावर m है तो इसकी जो एरर वाला फार्मूला है वो ऐसे बनेगा डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू डेल्टा y अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय m। ठीक, तो यहां भी वही फार्मूला बना लीजिए भाई, 2 डेल्टा अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हम इसकी परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये जो a डेल्टा अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100 डेल्टा अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100 ये है, ये मैथ, ये हमने अपनी भाषा को अपनी लैंग्वेज को मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखा और कुछ नहीं है, ये बता रहा है कि इसमें परसेंटेज एरर क्या है। मैं इसे इंग्लिश में या हिंदी में लिख दूं, उसकी जगह मैंने मैथमेटिक्स का यूज किया और कोई फार्मूला नहीं है ना। तो इसमें जो एरर होगी परसेंटेज एरर कितनी थी, x माना था हमने, x% की एरर आई थी इसमें, तो a में एरर थी डेल्टा a जो थी हमारी, इसमें एरर आ रही थी x% की, तो ये क्या 3 x% की एरर आई थी, तो x सॉरी 2 ठीक हो गई 2x, तो इसमें जो एरर आई वो 2x% की आ गई। तो कितना आसान है, साइड में यदि एरर दी रखी है तो उसकी ओवरऑल एरिया में एरर क्या होगी, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम किसका होता है, इसका तो वॉल्यूम होता नहीं, किसी क्यूब का वॉल्यूम होता है ना, ऐसा होता है, किसी क्यूब में ही एरर होती वॉल्यूम वाली। तो एक साइड में यदि एरर है तो उसकी वॉल्यूम में क्या एरर आएगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब, ये 3 आ, इसी से देख लीजिए ये यहाँ 2 आगे आया था, अब यहाँ 3 आगे आ जाएगा, और ये डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100, इसका सिंबल डेल्टा v अपॉन v, इसकी परसेंटेज एरर का सिंबल है ये बड़ी खास चीज है, क्योंकि जब आप 11th में पढ़ रहे होते हैं तो इन्हें ऐसा फार्मूला या टिपिकल चीजें बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स चीजें मान पढ़ते रहते हैं, और जबकि इतना कुछ है नहीं, ये सिर्फ सिंबल है, आप इसे एज सिंबल और सिग्निफिकेंट फिगर को एज उसकी एक्यूरेसी ट्रीट करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैथमेटिक्स से थोड़ा दूरी दूरी मतलब दूरी नहीं बनाना है, लेकिन जो बना रखा है मैथ को कि ये बड़ा कठिन है तो वो नहीं है ना, ये सिर्फ सिंपल है, ये पूरी बात कह रहा है कि मैं परसेंटेज एरर हूं वॉल्यूम में, ये कह रहा है मैं परसेंटेज एरर हूं साइड में,
मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3x एरर होगी मेरे वॉल्यूम में यदि x की एरर है। अब इसे थोड़ा फील करते हैं कि कैसे उसकी साइड में a की एरर थी, मान लीजिए 1 की एरर थी, x का मान 1 है तो उसके वॉल्यूम में 3 की एरर कैसे होगी, उसके एरिया में 2 की एरर कैसे होगी, 1 इसलिए माना कैलकुलेशन इजी। 2 भी मान लीजिए तो 4 6 इसमें 2 की एरर हुई, इसमें 6 की, यदि एक इसकी लेंथ में या जो साइड है उसमें 2 की एरर है। तो आप देखिए जैसे एरिया से शुरू करते हैं। एरिया में एरर है वो ऐसी कितनी साइड है, ऐसी कितनी साइड है जिनसे ये एरर बढ़ रही है, तो आप कहेंगे ऐसे 4 साइड है ए ए ए ए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कहेंगे एक इसमें एरर मिली होगी उतने ही की, एक की इसमें भी, एक की, एक इसकी, एक इसकी, नहीं। इनका फॉर्म इसीलिए तो फॉर्मूले दिए जाते हैं कि इतनी जो डिटेल मैथमेटिक्स है उसे आसान बना दिया जाए। जब हम a को 2 बार ले रहे होंगे, a में 2 बार एरर कर रहे होंगे, a जितनी तो a में जितनी है ना उसकी दुगनी एरिया में कर रहे होंगे, क्योंकि हम इसे 2 बार ले रहे हैं। आप कहेंगे नहीं 4 बार लिया, ये 4 बार नहीं, ये 2 से ही मिला के बना है। जैसे कि ये 3 बार ही हमने a को लिया है, फिर ये सेम है जो आगे होने वाला है वो डिपेंड करेगा। अब यदि मैंने इतना फिक्स कर दिया कि ये a है और इसमें मुझे वर्ग बनाना है, तो अगला फिक्स हो गया कि ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे, है ना। आप स्केल से एक लाइन बना लीजिए, अगली लाइन इससे ऐसे बना लीजिए। अब आप फिक्स कर चुके हैं, आप ये पॉइंट स्केल की माप से वो प्रकार से चाप लगा के ये फिक्स पॉइंट बता सकते हैं कि अब ये कहाँ आने वाला है। ये डिपेंड पहले ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों लाइन से हम बता देंगे कि हमारा वर्ग कैसा बनने वाला है या आने वाला अगला पॉइंट कहाँ होगा, फिर इन लाइन को मिला देते हैं। हम जो 10th में संरचना करते थे ज्योमेट्री में यही। तो आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन है y इक्वल टू a की पावर 3 b अपॉन c स्क्वायर। एक y वैल्यू है जो a b c तीन वैल्यू पर डिपेंड करती है। y में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि व प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इनमें त्रुटि भी दी गई है, और या फिर मान लेंगे हम, मैं क्वेश्चन में देखूं, हाँ तो इनमें हमें सिर्फ फॉर्मूला बताना है कि इसकी भिन्नात्मक त्रुटि निकालने के लिए कैसा फॉर्मूला बनेगा और प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए कैसा फॉर्मूला बनेगा। हमने आपको बताया कि इसको हमें लिखना है कि इस भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, तो y डेल्टा y अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक सिंबल ही है ना जो अभी तक बताते हैं। अगला इसको एक और फॉर्म चेंज कर लीजिए, a क्यूब t इनटू c की पावर -2। अब देखिए यहाँ एक चीज होगी, यदि आपने प्रीवियस वीडियो पढ़ा है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया। आपको फॉर्मूले दिख रहे होंगे, पहला परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, दूसरा रिलेटिव एरर का, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। ये दोनों फॉर्मूले हमने लिखे हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे ये हमने कैसे लिखे होंगे। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। कुछ वैल्यू भी एज्यूम करेंगे जो हम इसमें पुट करा के इसमें y में प्रतिशत त्रुटि और y में भिन्नात्मक त्रुटि पता करेंगे। फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार था, जिसे हमने c को ऊपर ले गए तो पावर -2 हो गई। अब आप कहेंगे कि यहाँ जो b था वो a के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ प्लस क्यों हुआ, ये जो 2 था वो आ गया है, माना हमने आ गया, पर माइनस में आना चाहिए। तो क्वेश्चन में पहले से दिया है कि अधिकतम संभावित त्रुटि याद कीजिए, इसीलिए ये प्लस में हो जाता है। ऐसा है, आप ऐसा मान के चलिए। आपको आप ऐसा यदि मानते हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में, और इसका जो फील है वो आप जल्दी, जैसे आप चैप्टर में या यदि आप अभी तक इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि अधिकतम संभावित त्रुटि का मतलब क्या है, अधिकतम क्या। मैं आपको बता चुका हूं कि अधिकतम तो वही होगी ना जो इसमें जुड़ रही होगी। त्रुटि में कुछ माइनस नहीं होता, त्रुटि में कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। गलती आपने किसी चीज में कुछ की,
उसकी बॉडी दूसरी में कुछ की उन दोनों से कोई वैल्यू निकल रही है जैसे कि y, तो उनका प्लस हो रहा होगा। मैं आपको बहुत कुछ समझा चुका हूँ, इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो आप अभी ऐसा मान लीजिए ए में होने वाली प्रतिशत त्रुटि को हमने ऐसा लिखा, ये टेनोसन है, उसके उसमें कितनी हुई, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कितने बार हुई, ए में प्रतिशत त्रुटि कितने बार हुई, एक बार हुई, तो एक सी में प्रतिशत त्रुटि कितने बार हुई, दो बार, तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 करवाए क्योंकि परसेंटेज एरर थी, यहां हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कराया क्योंकि यहां यह हमारी रिलेटिव एरर थी। अब हम कुछ वैल्यू जैसे कि इसमें मान लीजिए x%, इसमें 2x, हम एक ही वेरिएबल लेते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, फिर वो निकल जाएगी वैल्यू। इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2x%, इसमें 3x% की एरर है। तो टोटल 3x 2x 5x 6x 11x 11x% की एरर हम कर चुके हैं। यदि ओवर वो जो हमारी एरर आ रही है y के लिए, तो हमारी y वैल्यू डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड है, उसमें जो एरर है वो 11% की आ रही है। यदि हम इतनी थोड़ी थोड़ी सी एरर करते हैं तो कुल मिला के एरर जुड़ने वाली है, और जितनी पावर है उसका मतलब उसमें उतनी बार एरर की गई है। पिछले वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया। और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ प्रतिशत त्रुटि ना देके वो रिलेटिव एरर ही देगा, तो हमें रिलेटिव एरर ही मिलने वाली है ना। तो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं थे, ये दो क्वेश्चन कराने जरूरी थे, क्योंकि आप जब एक बार वीडियो में देखेंगे कैसे किए जाते हैं, आप अपनी क्वेश्चन जो आपकी बुक है, जो कि रेफरेंस बुक, नोटबुक, जिसमें भी क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने सिग्निफिकेंट फिगर को जाना, एरर एंड मेजरमेंट के ये 2 और 3 क्वेश्चन की वॉल्यूम का एरिया कवर किए, और जो प्रीवियस वीडियो है वो इतने लंबे होने की वजह यही है कि आपको 11th में आने के बाद बोरियत ना लगे फिजिक्स, थोड़ा इंटरेस्ट जागे, आप इसे समझ समझ के थोड़ा 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 करके पढ़ें। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।